नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने तकरीबन 6 या 7 मई से डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया था और हम लोगों ने मई महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज है 1 जून और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले 1-2 न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए, साथ ही साथ में पीसीएस प्री के लिए, यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स मैं कराता हूं, उनको आप लोग प्लीज देख लिया करिए। साथ ही साथ में योजना जो आपकी मैगजीन होती है उसके जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आर्टिकल्स कराने पर आपका जो समय होगा वो बचेगा और जो इंपॉर्टेंट की फैक्ट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं योजना के करा देता हूं। अप्रैल माह की योजना हो गई थी, मई की कुछ रह गई थी, मई महीने के हम लोग आपको 2 से 3 दिनों में पूरा कंप्लीट करा देंगे। ओके, तो अब हम लोग आते हैं और आज है 1 जून और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं डेली आपसे करता हूं कि प्लीज पहले वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों तक मिलता रहे। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ है आज के न्यूज में। उसके पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे यानी कि 31 मई को हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर आप लोगों से मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। प्रश्न क्या था हमारा कि जो प्रश्न है हमारा, विजय घाट समाधि स्थल निम्नलिखित में से किसकी है? आपके ऑप्शन 4 दिए गए थे जिसमें से सही उत्तर जो है क्या होगा? जिसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, काफी लोगों ने उत्तर सही दिया था और सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जितने भी लोग देते हैं उन्हीं सभी को ऑल द बेस्ट है। बाकी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के उत्तर जरूर दिया करेंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स पर। तो आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है वो क्या है कि भारत किस देश के साथ मिलकर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले एसी का निर्माण करेगा? अब देखिए, ये अपने आप में एक अजूबी वाली बात है कि जहां एक और गर्मी प्रचंड स्तर पर है वहीं दूसरी ओर जो है अभी भी इन सब चीजों पे काम कर रहा है। हालांकि करना जरूरी भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करना जरूरी है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि भारत किस देश के साथ मिलकर कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले एसी का निर्माण करेगा? 4 देशों के नाम यहां पर दिए हैं जिसमें से एक देश है जिसके साथ मिलकर के भारत काम करेगा। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका इजराइल होगा। बताइए इसका फटाफट उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अमेरिका के साथ मिलकर के जो भारत जो है कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले एसी का निर्माण करेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस प्रौद्योगिकी में अर्थात इस टेक्नोलॉजी में जो है जो बिजली खर्च होता है वो भी कम खपत होगा। तो 2 चीजें होंगी, यानी कि कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा, साथ ही साथ में जो बिजली खपत होती थी वो भी कम होगी। और इस जो है मुद्दे पर पिछले वर्ष जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो आइए व्याख्या देखते हैं। अब व्याख्या के अंतर्गत वही पॉइंट दिया है जो मैंने आपको बताया कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर लो कार्बन कूलिंग कलेक्टिव कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली एयर कंडीशनिंग प्रौद्योगिकी की शुरुआत करेंगे, साथ ही साथ में जिसका उद्देश्य क्या है? कम कार्बन उत्सर्जन, ठीक, और बिजली खपत को कम करना। 2 चीजें इसमें अहम है। तीसरा, भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता पिछले वर्ष किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि अगर बात कार्बन की आ गई है तो जिस तरीके से आप लोग गर्मी देख रहे हैं कि अपने जो है प्रचंड स्तर पर इस समय गर्मी है, जिसका सबसे बड़ा कारण है अर्बनाइजेशन, दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन सभी के सम्मिलित रूप से क्या होता है? इन सभी के सम्मिलित रूप से होता है आपका क्या? ग्लोबल वार्मिंग एंड इसके फलस्वरूप होता है क्लाइमेट चेंज, जिनके फलस्वरूप जो है इतने प्रचंड स्तर पर गर्मी होती है। आज मैं आप सभी लोगों से यह अपील करता हूं, आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाला जो 5 जून है जिसको हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से जो है मनाते हैं, उस दिन आप सभी लोग जो है कम से कम एक पौधा जो कि प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन की प्रचुरता के माध्यम से देता है उसको आप लोग लगाइएगा। डिकोड एग्जाम के माध्यम से आप लोग जो है डिकोड एग्जाम के नाम पर अपने नाम पर जो है अपने माता पिता के नाम पर एक पौधा जरूर लगाइएगा। ये मेरी आपसे अपील है। आप सभी युवा होंगे, सभी समझदार होंगे, सभी सजग होंगे, आपसे छोटी सी अपील है कि आप लोग प्लीज एक पौधा जरूर लगाइएगा। ओके, चलिए आगे मिलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन जो है यहां पर आपको बताने हैं कि किसके द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आईडीबीआई, या फिर बी आरबीआई, या फिर सी पीएनबी, या फिर डी केनरा बैंक। किसके द्वारा जो है अभी हाल ही में प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अभी हाल ही में प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आपके एग्जाम के लिए जो है क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में आपको बता दूं, आरबीआई ने 2 चीजें और भी इसी के साथ में लॉन्च की हैं। वो 2 पोर्टल और कौन से हैं, ये आपका टास्क है कि आपको बताना है कि प्रवाह जो पोर्टल है इसके साथ साथ में आरबीआई ने 2 और कौन से पोर्टल, कौन सी अन्य चीजें लॉन्च किए हैं। ये आपके लिए टास्क है, खुद से सर्च करिएगा। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो 28 मई डेट याद रखिएगा, ठीक है। 28 मई 2024 को आरबीआई के द्वारा प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्या इसका उद्देश्य है? यह व्यक्तियों या संस्थाओं को आरबीआई से प्राधिकरण या लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करेगा। ये इसका क्या है, दरअसल मोटो है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ पॉइंट है इसमें। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, जो कि आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में दरअसल आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ऐसा प्रश्न पूछा गया है, और आगे भी इसकी संभावना है। तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके फैक्ट है। दूसरा, इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो दरअसल इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। और अक्सर आपसे गवर्नर के बारे में पूछ लेता है आरबीआई के, तो गवर्नर कौन है? वो गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास। ये वाला फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आज का दूसरा टास्क आपका है कि अगर बात बैंकिंग सिस्टम की हो रही है, आरबीआई की हो रही है, तो मैं आपको एक टास्क दूसरा देता हूं कि आप जो है आज पढ़ लीजिएगा 2 टॉपिक। कौन कौन सा, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। एक पढ़िएगा आप लोग रेपो रेट, क्या रेपो रेट क्या होता है, और दूसरा आप लोग पढ़िएगा रिवर्स रेपो रेट। दोनों ही ये चीजें आपके एग्जाम के लिए क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का डेटा पूछ लेता है, साथ ही साथ में ये क्या होता है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों टास्क है, आप लोग प्लीज इसको जो है देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तीसरा क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में किस देश के द्वारा मलेरिया से निपटने हेतु जीएम मच्छर अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाई मच्छर को जो है वातावरण में छोड़ा गया है? किस देश के द्वारा ऐसा किया गया है? क्योंकि मलेरिया अपने आप में जो है एक बड़ी बीमारी है, और इसको रोकने के लिए एक खास तरीके के मच्छरों को वातावरण में छोड़ा गया है। और ये मच्छर क्या करेंगे दरअसल कि जो मादा जो मच्छर होते हैं जो मलेरिया फैलाने वाले, उनके जो बच्चे होंगे उनको वयस्क होने से रोक देंगी, अर्थात उनको बड़े नहीं होने देगा। कौन? ये जीएम मच्छर, जिसको किसने लॉन्च किया है आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन आपका है अमेरिका, जापान, जिबूती या फिर नेपाल। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जिबूती के द्वारा हाल ही में जीएम मच्छरों को छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है? ताकि ये जो मलेरिया फैलाना जो मच्छर है, अर्थात जो मादा मच्छर होते हैं, उनके बच्चों को वयस्क होने से रोकेगा। व्याख्या के अंतर्गत यही पॉइंट लिखा है वहां पर जो मैंने आपको जस्ट बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए जिबूती कंट्री याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। वर्ष 1987 अर्थात वर्ष 1987 में गोवा भारत का कौन सा राज्य बना? देखो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपसे प्रश्न पूछता है कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई, या फिर उस जो स्थापना हुई वो किस नंबर का स्टेट बना। ऐसे प्रश्न आपके जीएस में जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो जब भी किसी राज्य का स्थापना वर्ष मनाया जा रहा हो, ठीक है, स्थापना वर्ष बनाया जा रहा हो, तो उनको आपको रेडी कर लेना होता है, ठीक है। तो अब बताइए कि वर्ष 1987 में भारत का कौन सा राज्य बना? गोवा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 22वां, बी 23वां, सी 24वां, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25वां राज्य बना। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कई बार यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 25वां राज्य बना था वर्ष
जो है 87 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं क्या कुछ पॉइंट है इसमें कि 30 मई 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना। एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइए। दूसरा, 1961 अर्थात 1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगाली शासन के विरुद्ध आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय क्या था, पुर्तगाली शासन के जो है अंडर में था कौन, आपका गोवा। इसके अलावा अभियान, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आक्रमण किया भारतीय सेना ने, उस पूरे अभियान का नाम क्या दिया गया था, तो इस अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। यह फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा, अंततः 450 सालों के बाद गोवा क्या हुआ, पुर्तगाली शासन से मुक्त हो गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और राजधानी की बात करते हैं। तो गोवा की राजधानी क्या है, फटाफट बताइए। तो गोवा की राजधानी है पणजी। ओके, चलिए, तो ये कुछ फैक्ट हो गए, इनको नोट कर दिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सिख धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थल हरमिंदर साहिब का निर्माण सिख धर्म के किस गुरु ने कराया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो दरअसल इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थात 5वें गुरु, यानी कि जो सिख धर्म का सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है हरमिंदर साहिब, इसका निर्माण सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने जो है इसका निर्माण कराया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्याख्या के अंतर्गत यही पॉइंट दिया गया है कि 30 मई 1606 को अर्जुन देव जी शहीद हो गए थे और उन्होंने ही इसका निर्माण कराया था, और साथ ही साथ में ये शहीद होने वाले गुरुओं में प्रथम गुरु थे अर्जुन देव जी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे, आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, शरावती नदी का उद्गम है, ये आपको बताना है। कई बार क्या होता है कि कुछ नदियों के उद्गम स्थल या फिर उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, एक तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, यानी कि वो स्टैटिक क्वेश्चन होता है। और अक्सर क्या होता है कि अगर कोई नदी चर्चाओं में रहती है तो उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो चूंकि शरावती नदी भी हाल ही में चर्चा में रही है, क्यों चर्चा में रही है ये अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको उत्तर देना है कि दरअसल शरावती नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका गंगोत्री होगा, या फिर अमरकंटक होगा, या फिर अम्बुतीर्थ होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अम्बुतीर्थ जो है शरावती नदी का क्या है, उद्गम स्थल है, अर्थात अम्बुतीर्थ से ही शरावती नदी जो है निकलती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, व्याख्या में देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो शरावती नदी का उद्गम क्या है, कर्नाटक के राज्य, याद रखिएगा, कर्नाटक के अम्बुतीर्थ से है। अब बात करते हैं कि दरअसल शरावती नदी चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में एनजीटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, तो हाल ही में एनजीटी द्वारा शरावती नदी में अवैध खनन बंद करने का आदेश किसने दिया है, एनजीटी ने दिया है। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग शरावती नदी के बारे में। तो शरावती नदी का उद्गम क्या है, कर्नाटक के अम्बुतीर्थ है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह गिरती कहां पर है, ठीक है, तो यह अरब सागर में गिरती है। तो एक नदियों से संबंधित 2-3 फैक्ट आपको याद करने होते हैं कि नदी का उद्गम कहां से होता है, एक प्रश्न। दूसरा, नदी गिरती कहां पर है, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न कि जो सहायक नदियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो नदियों से संबंधित ये 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है। खासकर अगर चौथा प्रश्न इसमें हम लोग बात करें तो कई बार क्या होता है कि जो कोई भी नदी होती है तो उसके दाएं और बाएं से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग जो है अपवाह तंत्र को पढ़िएगा ज्योग्राफी में, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग वहां पर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब एनजीटी की बात हो रही थी, दरअसल एनजीटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनजीटी क्या है। तो एनजीटी क्या है, यह एक वैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। और एनजीटी की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, एनजीटी क्या करता है। एनजीटी की स्थापना दरअसल 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है, एनजीटी का उद्देश्य है दरअसल कि पर्यावरण संबंधी जितने भी विवाद होते हैं उन विवादों का निपटारा करती है। साथ ही साथ में अगर
एनजीटी को किसी भी संस्था के द्वारा ऐसा लगता है कि वो पॉल्यूशन कर रही है, चाहे वो जल के क्षेत्र में हो, वायु के क्षेत्र में हो, अपशिष्ट के क्षेत्र में हो, तो एनजीटी ऐसे कंपनियों पर, ऐसी संस्थाओं पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी इसके पास है। और अपने आप में एनजीटी जो है पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी संस्था है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग एनजीटी के मुख्यालय की बात करते हैं तो एनजीटी का जो मुख्यालय अर्थात जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? नई दिल्ली में है। और 4 इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो कि कौन कौन से हैं? जो कि आपके हैं भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता। तो ये सारे फैक्ट आपके एनजीटी के लिए क्या हैं? इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। आपको बता दूं कि एनजीटी से संबंधित प्रश्न आपके मेंस परीक्षा में अर्थात मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहां पर तुरंत मेंस पे ही टिक लगा लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आई थिंक आप लोग को पता होगा ये वाला प्रश्न, जिसका ऑप्शन 4 दिया गया है। आपको बताना है 30 मई को, 31 मई को, 1 जून को या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 जून को। बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। और इसके अलावा इसमें ये एक फैक्ट हो गया इंपॉर्टेंट। और दूसरा फैक्ट क्या है आपका? दूसरा फैक्ट इसमें यह है कि 30 मई, देखो याद रखिएगा ये पॉइंट, कि 30 मई 1826 अर्थात 30 मई 1826 को कलकत्ता से, प्लीज याद रखिएगा, कलकत्ता से हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। आपसे पूछ लेगा परीक्षा में कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, आपको तुरंत उत्तर देना है कौन सा? उदंत मार्तंड था पहला जो है हिंदी का समाचार पत्र। ठीक है, कहां से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 को। और इसीलिए दरअसल 30 मई को जो है क्या कहते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। और इस पत्रिका के जो संपादक थे कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी जो है इसका संपादन करते थे। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो पत्रिका निकलती थी उदंत मार्तंड, ये दरअसल देश में क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है जागृत करने के लिए, अपने आप में जो है संदेशों को भेजने के लिए बहुत उपयोगी उस समय साबित हो रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 77वें अर्थात 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहां पर अभी हो रहा है? तो 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अभी हाल ही में 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? जेनेवा में हो रहा है। ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट वही यहां पर जो है मेंशन किया गया है कि 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन जिनेवा में हो रहा है। ध्यान रखिएगा। और भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और भारत ने क्या काम किया है कि भारत ने जो है नॉर्वे, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए और मातृ नवजात शिशु और बच्चों की स्वास्थ्य भागीदारी के सहयोग से महिला, बाल और किशोर स्वास्थ्य पर एक अन्य कार्यक्रम की मेजबानी भी की है। कहां पर? 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के दौरान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर सहयोग के उद्देश्य से सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा यानी कि AAFMS ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि AMU पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको इसका उत्तर बताना है। कौन सा? कि IIT दिल्ली के साथ, IIT मद्रास या फिर IIT हैदराबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी IIT कानपुर। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात IIT हैदराबाद। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। हाल ही में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर सहयोग के उद्देश्य से सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा, ठीक है, ने IIT हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। और अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि ये समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किया गया है IIT मद्रास के साथ में, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य इसको हम लोग देखते हैं कि नए चिकित्सा उपकरणों के विकास में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं का समाधान के साथ विस्तार करना है। तो ये इसका उद्देश्य दरअसल अपने आप में व्यापक है और उद्देश्य जो है काफी बेहतर है, काफी अच्छा भी है।
ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसका उत्तर जरूर देंगे। चलिए, प्रश्न क्या है? बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है कि एनजीटी की स्थापना हुई थी। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक जो है ऑप्शन सही है। वर्ष 2005 में एनजीटी की स्थापना हुई थी, या फिर बी 2010, सी 2012, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2015। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप लोग जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर, जिसका अभ्यास आप लोग प्लीज जरूर किया करिएगा। मेरी आपसे छोटी सी और हम्बल सी रिक्वेस्ट है। प्रश्न क्या है हमारा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है या किस प्रकार पर्यावरण को सुरक्षित करने में अपना सहयोग प्रदान करता है? विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए या विस्तार पूर्वक इसे समझाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपके मुख्य परीक्षा के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मिलेंगे हम लोग एक नई सीरीज के साथ, एक नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।